पहला प्रश्न ये रहा, किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलने की दर कहलाती है। अच्छा। विकल्प हैं ए विस्थापन, बी वेग, सी त्वरण, डी दूरी। अब अगर सामान्य तर्क से सोचा जाए तो स्थिति बदल रही है, इसलिए मन में विस्थापन या दूरी आ सकता है। हाँ, लोग अक्सर यही गलती करते हैं, लेकिन यहाँ दर यानी रेट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, दर का क्या? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी यानी वेग। इसे वेलोसिटी भी कहते हैं। विज्ञान में जब भी दर शब्द जुड़ता है तो उसका सीधा सा मतलब है कि हम किसी घटना को समय के तराजू पर तौल रहे हैं। तो मतलब समय सबसे जरूरी फैक्टर है यहाँ। बिल्कुल। स्थिति का बदलना विस्थापन हो सकता है, लेकिन वो स्थिति कितनी तेजी से या कितनी धीमी गति से बदल रही है, ये वेग तय करता है। जैसे अगर एक चींटी 1 मीटर चलती है और एक चीता 1 मीटर दौड़ता है, तो दोनों की स्थिति तो बदली। हाँ, लेकिन चीते ने वो काम बहुत कम समय में किया। ओह, यही वेग है। अरे वाह, ये बहुत स्पष्ट है। समय का पहलू जुड़ते ही बात कितनी दूर से कितनी जल्दी पर आ जाती है। सही कहा आपने। चलिए, ये हमें दूसरे प्रश्न की ओर ले जाता है। प्रश्न 2 है, विस्थापन का एसआई मात्रक है। विकल्प हैं ए मीटर, बी मीटर सेकंड, सी मीटर सेकंड स्क्वायर, डी सेकंड। इसका सही उत्तर है विकल्प ए मीटर। विस्थापन, जिसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, मूल रूप से एक भौतिक लंबाई है। अच्छा। और लंबाई मापने की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई यानी एसआई यूनिट मीटर ही होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बुनियादी लेकिन उलझाने वाला अंतर है। दूरी को भी तो मीटर में ही मापा जाता है। हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। तो ऐसे में दोनों के बीच असल तकनीकी फर्क क्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। दूरी और विस्थापन दोनों मीटर में मापे जाते हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। मान लीजिए किसी को दिल्ली से मुंबई जाना है। ठीक है। अगर वो सड़क के रास्ते घुमावदार पहाड़ियों और शहरों से होकर जाता है, तो वो पूरी टेढ़ी मेढ़ी यात्रा, उसे हम दूरी कहेंगे। हाँ, मतलब जो एक्चुअल रास्ता लिया गया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर दिल्ली से मुंबई के बीच एक बिल्कुल सीधी लकीर खींच दी जाए, एकदम स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो वो सबसे छोटा और सीधा रास्ता विस्थापन होगा। दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सा रास्ता चुना गया, जबकि विस्थापन केवल शुरुआत और अंत के बिंदु को देखता है। अच्छा, मतलब विस्थापन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रास्ते में क्या था, वो बस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की सबसे छोटी दूरी है। एकदम सही। यही अंतर हमारे अगले प्रश्न की नींव रखता है। प्रश्न 3 है, निम्न में से कौन सी राशि अदिश है? विकल्प हैं ए वेग, बी विस्थापन, सी दूरी, डी त्वरण। अभी जो हमने बात की उसके आधार पर देखा जाए तो विस्थापन में एक निश्चित दिशा की बात हो रही है, जबकि दूरी में नहीं। आपका विश्लेषण एकदम सही है, इसलिए सही उत्तर है विकल्प सी, दूरी। विज्ञान में राशियों को मापने के 2 तरीके बनाए गए हैं, अदिश यानी स्केलर और सदिश यानी वेक्टर। तो अदिश में एक दिशा नहीं होती? हाँ, अदिश वे राशियां हैं जिन्हें बताने के लिए सिर्फ परिमाण या मात्रा की जरूरत होती है। जैसे अगर कहा जाए कि कोई कार 50 किलोमीटर चली, तो ये दूरी है, एक अदिश राशि। ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए कि कार 50 किलोमीटर उत्तर दिशा में चली, तो दिशा जुड़ते ही वो विस्थापन बन जाएगा। बिल्कुल, जो एक सदिश राशि है। इसलिए विकल्प ए, बी और डी यानी वेग, विस्थापन और त्वरण तीनों को दिशा की आवश्यकता होती है। दिशा ही सारा खेल बदल देती है। अब अगर गति और दिशा दोनों स्थिर हो जाएं, तो क्या होगा? ये एक दिलचस्प स्थिति है। हाँ, स्रोत में अगला प्रश्न इसी स्थिति को चुनौती देता है। प्रश्न 4 है, यदि कोई वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण होगा। विकल्प हैं ए 0, बी धनात्मक, सी ऋणात्मक, डी बदलता हुआ। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई चीज चल रही है तो उसमें हाँ, कोई ना कोई एक्सेलरेशन तो होगा ही। हाँ, विकल्प बी या डी लुभावने लग सकते हैं। यही सबसे बड़ा जाल है, लेकिन सही उत्तर है विकल्प ए 0। त्वरण का अर्थ गति का होना नहीं है। अच्छा, त्वरण का अर्थ है वेग के बदलने की दर। जब प्रश्न खुद कह रहा है कि वेग समान है, यानी बदल ही नहीं रहा है, तो बदलाव की दर 0 होगी। अरे, ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी लंबी और सीधी हाईवे पर गाड़ी क्रूज कंट्रोल पर डाल दी गई हो। हाँ, बेहतरीन उदाहरण है। स्पीडोमीटर की सुई 80 पर रुकी है और दिशा भी एकदम सीधी है,
जब कुछ बदल ही नहीं रहा तो एक्सेलेरेटर दबाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सटीक। त्वरण केवल 3 स्थितियों में पैदा होता है, या तो स्पीड बढ़े, या स्पीड घटे, या फिर दिशा बदले। और समान वेग का मतलब है कि इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा। एकदम सही। तो ये हुई जमीनी स्तर की बातें। अब इन सिद्धांतों को विजुअल रूप में यानी ग्राफ पर देखते हैं। हमारा दूसरा सेक्शन ग्राफ के जरिए गति को समझने पर है। ग्राफ्स काफी मजेदार होते हैं। हाँ, तो प्रश्न 5 है, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? विकल्प हैं ए वेग, बी दूरी, सी त्वरण, डी विस्थापन। इसका सही उत्तर है विकल्प सी त्वरण। जब हम वेग समय ग्राफ बनाते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि समय बीतने के साथ वेग में क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं। लेकिन ये ग्राफ का ढाल जिसे स्लोप कहते हैं, ये अक्सर कंफ्यूज करता है। अगर इसे गणित से भौतिकी में लाया जाए तो ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझा जा सकता है, ग्राफ पर ढाल का मतलब है कि कोई रेखा कितनी खड़ी है, मतलब कितनी स्टीप है। इसे निकालने के लिए एक सिंपल ट्रिक है। वो क्या? हमेशा y एक्सिस को x एक्सिस से भाग दें। वेग समय ग्राफ में y एक्सिस पर वेग है और x एक्सिस पर समय। तो जब वेग में बदलाव को समय से भाग दिया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? वेग के बदलने की दर। बिल्कुल। और जैसा कि हमने पहले प्रश्न में देखा था, वेग बदलने की दर ही त्वरण है। रेखा जितनी ज्यादा खड़ी होगी, त्वरण उतना ही अधिक होगा। ये ट्रिक तो वाकई शानदार है। बस y को x से डिवाइड करो और फॉर्मूला खुद ब खुद सामने आ जाता है। हाँ, ये बहुत काम आती है। चलिए इसी ट्रिक को अगले प्रश्न पर आजमाते हैं। प्रश्न 6 है, स्थिति समय ग्राफ का ढाल दर्शाता है। विकल्प हैं ए दूरी, बी विस्थापन, सी वेग, डी त्वरण। अब आप ही बताइए ट्रिक लगाकर। अगर हम उसी गणितीय फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो स्थिति को समय से भाग देना होगा, मतलब स्थिति बदलने की दर ये वेग होनी चाहिए। बिल्कुल सही। सही उत्तर है विकल्प सी वेग। जब भी स्थिति समय ग्राफ का ढाल देखा जाए तो वो सीधा ये बताता है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से अपनी जगह बदल रही है। अच्छा। एक खड़ी रेखा का मतलब है तेज वेग, और अगर रेखा एकदम सपाट हो जाए, मतलब फ्लैट हो जाए, तो मतलब समय तो बढ़ रहा है लेकिन स्थिति नहीं बदल रही, मतलब वस्तु रुकी हुई है। हाँ, वेग शून्य है। ग्राफ की इन रेखाओं में कितनी गहरी जानकारी छिपी है। अब प्रश्न 7 देखते हैं, जो इन्हीं रेखाओं के आकार पर है। समान त्वरण की अवस्था में वस्तु का वेग समय ग्राफ होता है। विकल्प हैं ए सीधी रेखा, बी वक्र रेखा, सी परवलय, डी वृत्त। इसका सही उत्तर है विकल्प ए सीधी रेखा। क्या ये इसलिए है क्योंकि बदलाव बहुत बहुत नियमित है? एकदम सही पकड़ा आपने। समान त्वरण का मतलब है कि वेग एक बिल्कुल स्थिर दर से बढ़ रहा है। मान लीजिए कोई कार हर सेकंड अपनी स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा रही है। ठीक है, मतलब पहले सेकंड में 2, फिर 4, फिर 6। हाँ, जब कोई चीज इतनी नियमितता के साथ बढ़ती है तो ग्राफ पर बिंदुओं को जोड़ने पर हमेशा एक सीधी तिरछी रेखा ही बनती है। अगर त्वरण लगातार बदल रहा होता, जैसे किसी रॉकेट के लॉन्च के समय, तब वो रेखा टेढ़ी मेढ़ी या वक्र बन जाती। बिल्कुल कर्व बन जाती। ग्राफ्स के इस रहस्य से आगे बढ़ते हुए अब हम गति के गणितीय हिस्से और अवस्थाओं पर बात करेंगे। तीसरा सेक्शन शुरू होता है प्रश्न 8 से, जो शुरुआत की अवस्था के बारे में है। ठीक है। प्रश्न है, यदि कोई वस्तु विश्राम से चलकर समान त्वरण से गति करती है तो उसका प्रारंभिक वेग होगा। विकल्प हैं ए 0, बी अधिकतम, सी न्यूनतम, डी ऋणात्मक। ओह, यहां विश्राम शब्द ही सबसे बड़ा सुराग है ना? बिल्कुल। और इसीलिए सही उत्तर है विकल्प ए 0। भौतिकी के सवालों में जब भी विश्राम यानी रेस्ट शब्द आए तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहानी उस समय से शुरू हो रही है जब वस्तु बिल्कुल स्थिर थी। और जाहिर है जो चीज स्थिर है उसकी शुरुआती गति तो 0 ही होगी। हाँ, ये एक ऐसा फैक्ट है जो अक्सर सवालों में छुपा रहता है। चलिए अब आते हैं समीकरणों पर। प्रश्न 9 है, निम्न में से कौन सा गति का समीकरण सही है? विकल्प हैं ए v = u + at, b v = ut + a, c v = ut, d
v इज इक्वल टू at। सही उत्तर है विकल्प ए, v इज इक्वल टू यू प्लस at। ये न्यूटन के गति के समीकरणों में से पहला और सबसे बुनियादी समीकरण है। स्रोत में दिए गए इन प्रतीकों को अगर एक कहानी की तरह समझा जाए तो ये समीकरण क्या कह रहा है? मैं बताती हूँ। ये समीकरण भविष्य की भविष्यवाणी करता है। अच्छा। हाँ, इसमें v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t समय है। ये समीकरण कहता है कि आप अंत में कितनी तेजी से चलेंगे, यानी v ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने शुरुआत किस गति से की थी, यानी u। ठीक है। और आपको कितने समय तक मतलब t किस दर से धक्का दिया गया, यानी a। अगर आप 0 से शुरू करते हैं और आप पर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण 10 सेकंड तक लगता है, तो मतलब अंतिम गति 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। बिल्कुल। ये पूरी तरह से कारण और प्रभाव का गणित है। ये तो सच में एक टाइम मशीन फॉर्मूला है। चलिए औसत की बात करते हैं। प्रश्न 10 है, किसी वस्तु की औसत चाल हमेशा होती है। विकल्प हैं ए औसत वेग से अधिक या बराबर, बी औसत वेग से कम, सी औसत वेग के बराबर, डी 0। अच्छा, यहाँ चाल और वेग के बीच फिर से एक तुलना हो रही है। हाँ, सही उत्तर है विकल्प ए, औसत वेग से अधिक या बराबर। ओह, इसे समझने के लिए हमें वापस प्रश्न 2 और 3 वाले कंसेप्ट पर जाना होगा, है ना? दूरी और विस्थापन वाले कंसेप्ट पर। बिल्कुल सही। मैंने पहले कहा था कि दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होती है। हाँ, क्योंकि विस्थापन तो सबसे छोटा रास्ता है। एग्जैक्टली। दूरी कभी विस्थापन से कम नहीं हो सकती। अब चूंकि चाल यानी स्पीड की गणना दूरी से होती है और वेग की गणना विस्थापन से होती है। हाँ, तो ये गणितीय रूप से असंभव है कि चाल कभी वेग से कम हो जाए। वो हमेशा वेग से अधिक या बराबर ही होगी। सब कुछ एक दूसरे से कितनी मजबूती से जुड़ा हुआ है। हाँ, यही तो फिजिक्स है। अब हम चौथे सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं, जहां वृत्ताकार गति और त्वरण के प्रभाव पर बात होगी। प्रश्न 11 सीधे हमारे आज के शुरुआती उदाहरण से जुड़ता है। वो धावक वाला उदाहरण? हाँ। प्रश्न है, यदि वस्तु गोल चक्कर लगाकर प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है तो उसका विस्थापन होगा। विकल्प हैं ए दूरी के बराबर, बी 0, सी अधिकतम, डी ऋणात्मक। तो बिना किसी संदेह के सही उत्तर है विकल्प बी 0। विस्थापन को पूरी यात्रा से कोई मतलब नहीं होता। उसे सिर्फ शुरुआती और अंतिम बिंदु से मतलब है। हाँ, अगर दोनों बिंदु एक ही हैं तो उनके बीच की सबसे छोटी दूरी क्या होगी? 0। बिल्कुल। इसलिए भले ही किसी ग्रह ने सूरज का पूरा चक्कर लगा लिया हो और करोड़ों किलोमीटर की दूरी तय की हो, 1 साल बाद उसका विस्थापन 0 ही होता है। ब्रह्मांड के स्तर पर देखा जाए तो ये काफी दार्शनिक विचार लगता है। चलिए वापस धरती पर आते हैं और प्रश्न 12 देखते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक है। विकल्प हैं ए मीटर सेकंड, बी मीटर, सी मीटर सेकंड स्क्वायर, डी सेकंड। इसका सही उत्तर विकल्प सी ही है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है यही वो चीज है जो अक्सर लोगों को परेशान करती है कि इसमें समय का स्क्वायर क्यों है। हाँ, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। लेकिन ये स्क्वायर इसलिए आता है क्योंकि यहाँ समय 2 बार काम कर रहा है। 2 बार कैसे? ध्यान से समझें। वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। ये बताता है कि 1 सेकंड में कितने मीटर तय हुए। अब त्वरण क्या है? वेग बदलने की दर। बिल्कुल, यानी आपका वेग जो मीटर प्रति सेकंड में है वो हर 1 सेकंड में कितना बदल रहा है। जब मीटर प्रति सेकंड को फिर से सेकंड से भाग दिया जाता है तो गणित के नियमों के अनुसार दोनों सेकंड गुणा हो जाते और वो सेकंड का स्क्वायर बन जाता है। अरे वाह, बहुत ही स्पष्ट। त्वरण ये नहीं बताता कि गाड़ी कितनी तेज है, बल्कि ये बताता है कि गाड़ी की तेजी कितनी तेजी से बढ़ रही है। हाँ, एग्जैक्टली। और अगर गति बढ़ नहीं रही बल्कि घट रही हो तो क्या होगा? ये हमें प्रश्न 13 पर ले आता है। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? विकल्प हैं ए त्वरण, बी मंदन, सी वेग, डी विस्थापन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी मंदन। इसे अंग्रेजी में रिटार्डेशन या डिसेलरेशन कहते हैं। इसे अगर रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो कार के ब्रेक्स इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल। भौतिक विज्ञान में दिशा को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से दर्शाया जाता है। अगर वेग आगे की दिशा में है और त्वरण भी आगे की दिशा में है तो वस्तु की गति बढ़ेगी।
ठीक है। लेकिन जब कोई ब्रेक लगाता है तो त्वरण की दिशा वेग की दिशा के ठीक उल्टी हो जाती है। मतलब पीछे की तरफ खींचने वाली। हाँ, इसी विपरीत या ऋणात्मक त्वरण को तकनीकी भाषा में मंदन कहा जाता है। बहुत खूब। चलिए अब हम इस विश्लेषण के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, जहां हम ग्राफ के अंतिम रहस्य और चाल की प्रकृति को सुलझाएंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न 14 है, वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल दर्शाता है। विकल्प हैं ए त्वरण, बी दूरी या विस्थापन, सी वेग, डी समय। यहां थोड़ा रुकना होगा। प्रश्न 5 में बात हुई थी कि वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण दर्शाता है, लेकिन ये क्षेत्रफल वाला हिस्सा क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, दूरी या विस्थापन। ये ग्राफिकल गणित का सबसे दिलचस्प पहलू है। जब हम ढाल निकालते हैं तो हम y को x से भाग देते हैं। हाँ, वो ट्रिक जो आपने बताई थी। बिल्कुल। लेकिन जब हम ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल यानी एरिया निकालते हैं तो हम ज्यामिति का उपयोग कर रहे होते हैं। एक आयत यानी रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा, और यहाँ लंबाई और चौड़ाई की जगह वेग और समय है। एकदम सही। जब ग्राफ पर वेग और समय का गुणा किया जाता है तो सेकंड से सेकंड कट जाता है और सिर्फ मीटर बचता है। और मीटर किसका मात्रक है? विस्थापन का। हाँ, इसलिए ग्राफ का क्षेत्रफल हमें सीधे तौर पर बताता है कि वस्तु ने कितनी दूरी या विस्थापन तय किया है। अरे वाह! ढाल के लिए भाग करो और क्षेत्रफल के लिए गुणा करो। ये नियम तो अब कभी नहीं भूलेगा। ये बहुत आसान कर देता है चीजों को। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं इस स्रोत का 15वें और अंतिम प्रश्न की तरफ। किसी वस्तु की चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, क्योंकि विकल्प है ए ये सदिश राशि है, बी ये अदिश राशि है, सी ये समय पर निर्भर नहीं करती, डी ये दिशा पर निर्भर नहीं करती। सही उत्तर है विकल्प बी, यह अदिश राशि है। हालांकि विकल्प डी भी, मतलब ये दिशा पर निर्भर नहीं करती, ये भी सच है, लेकिन इसका मूल वैज्ञानिक कारण अदिश होना ही है। तो मतलब चाल में सिर्फ परिमाण होता है। हाँ, चाल सिर्फ ये मापती है कि कोई चीज कितनी चल रही है। अगर एक कार रिवर्स गियर में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछे जा रही है तो भी उसका स्पीडोमीटर 20 ही दिखाएगा, -20 नहीं। अच्छा, तो स्पीडोमीटर कभी माइनस में नहीं जाता? नहीं। ऋणात्मक चिन्ह विज्ञान में अक्सर विपरीत दिशा दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। चूंकि चाल में दिशा का कोई वजूद ही नहीं है, इसलिए उसके ऋणात्मक होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वो या तो शून्य होगी या धनात्मक। तो इसी के साथ हमारे 15 प्रश्नों का ये सफर पूरा होता है।